तो आपने प्रीवियस हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर। कैसे हैं आप सभी? तो पिछली क्लास में हम लोगों का काइनेमेटिक्स पार्ट 1 कवर हुआ था, काफ़ी बेहतरीन था। उसमें जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल थे बहुत बेहतरीन थे, आप एक बार उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ रिवीजन के द्वारा ही मतलब बढ़िया नीट में या जेईई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, तो इससे बेहतर आपके पास मौका नहीं मिलने वाला है। आप कम टाइम में चैप्टर को 100% पकड़ बना सकते हैं। वैसे तो चैप्टर काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी खींचना भी पड़ता है चीज़ों को, लेकिन उतना पढ़ाने के बाद भी आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा। अगर आपने अच्छे से नहीं कवर किया तो भी आप न्यूमेरिकल स्किप कर जाओगे। और आप कम टाइम में केवल 2 लेक्चर ही आप देख लो तो उससे भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी पर बेस हमने 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिए हैं पहले से ही कि यहाँ पे देखो, पहला केस है, पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल जो कि ट्रेवल करता है 10 मीटर पहले 5 सेकंड में। जो बच्चे हिंदी माध्यम के, हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक कण है जो कि 10 मीटर चलता है 5 सेकंड में, और फिर अगले 3 सेकंड में 10 मीटर और चलता है ये। तो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 3 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में कितना दूरी वो चलेगा। पहला 5 सेकंड 10 मीटर, अगला 3 सेकंड 10 मीटर, और अगला 2 सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014, ठीक है। तो एक ज़मीनी मोशन पर हमने क्वेश्चन उठा लिया, और एक जो ग्रेविटी वाला टॉपिक था कि हम किसी बॉडी के ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पर जो इक्वेशंस यूज होते हैं उनके थ्रू, मतलब हालांकि दोनों का बस एक ही जगह पर जी आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है। आप स्क्रीन पॉज करो, पहले 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो। इसके ऑप्शन भी सामने लिख दिए हैं, इसका ऑप्शन में नहीं लिखा, आप इसका आंसर मैच करना आपको जो भी है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज करके आप इसको पहले एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करिए आप इसको जल्दी से। चलिए, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, आप आंसर मैच करिएगा। पहला क्वेश्चन का सलूशन दे रहे हैं आपको हम, जैसे कोई स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल है। अब इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं कहा है, ठीक है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सलेशन a है, समय यहाँ पे 0 है। फर्स्ट 5 सेकंड में ये जो समय है t इक्वल टू 5 सेकंड, और अगला समय जो है t इक्वल टू 3 सेकंड, और ये जो समय है t इक्वल टू 2 सेकंड। ये चीज़ हमको दी कितना, 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर, और ये कितना है नहीं पता, ये हमसे पूछा है। तो तरीका वही पुराना कि आप इसको अलग पढ़ें, ये पूरा एक साथ पढ़ें, फिर ये पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसको अलग पढ़ लेते हैं। कितना बनेगा हमारे पास, 10 इक्वल टू, फार्मूला यूज करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना 10, यू टी कितना 5 प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, मतलब कितना 25, ठीक है। तो 10 इक्वल टू बनेगा 5u प्लस 25a/2, ये पहली इक्वेशन। आप ये पूरा एक साथ पढ़ो तो कितना बन जाएगा 20, टाइम कितना होगा टोटल 8u प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना, ठीक है, 5 दिन 8, 8 का स्क्वायर 64, और आप इसको 2 से डिवाइड कर लो तो फाइनली 32 हो जाएगा ये। तो 28u प्लस 32 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। अब जो इस फाइंड आउट करना उसके लिए जो टाइम होगा टोटल, इसको आप अलग नहीं पढ़ सकते, इसको अलग पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नया इनिशियल वेलोसिटी होगा, है ना। तो आप 10 प्लस एस पढ़ लो, तो 20 प्लस एस बराबर u इंटू टी, टी कितना हो जाएगा टोटल 5 3 2, तो टोटल हो जाएगा 10 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए नहीं पता है,
बट 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100, 20 प्लस एस 10u प्लस 50a, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल नया कोई वैसा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसको अलग पढ़ना था, इसको एक साथ पढ़ना और ये पूरा एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इसमें u अननोन है और a अननोन है, तो आप देखो इन दो इक्वेशन की हेल्प से u और a फाइंड आउट कर लो। चूंकि s फाइंड आउट करना आपको, तो इस फाइंड आउट करने के लिए हमें u और a का वैल्यू पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, इसमें देखो ये हमारे पास क्या है 8 और ये 5 है। एक बार u खत्म करें, एक बार a खत्म करें, तो u कैसे खत्म हो सकता है, देखो यहाँ पे ये 5 है और ये 8 है, तो इसमें क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 40 हो जाएगा, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 40 हो जाएगा, है ना। फिर आप इनको माइनस कर लेना, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करो माइनस, सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ पर 40 होगा और ये 40 हो जाएगा, है ना। तो ये इनको माइनस करने पर ये कैंसिल आउट होंगे। अब 8 से मल्टीप्लाई करो तो 80 होगा, और इसमें कितना मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 100 हो जाएगा। 100 माइनस, तो ये 80 माइनस 100 मतलब कि माइनस का 20। ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 और 2 मतलब कि 4 बचेगा यहाँ पे, तो 25 100 के 100 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसमें कितना मल्टीप्लाई किया था आपने 5, तो 5 गुणे 2 10, और 15 1 16 160। ठीक है, तो ये -20 बराबर देखो माइनस का 60 इंटू ए आ जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस से माइनस खत्म कर लो, ए का वैल्यू कितना आएगा बताओ 20 और ये 60 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, एक्सलेशन आएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए का वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास यू अननोन है। अब ए का वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकेंड इक्वेशन में, तो आप ए का वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड में रख करके आप यू फाइंड आउट कर लेना। इस ए के वैल्यू को चाहे आप इसमें रखना और चाहे इसमें रखना, तो यू यहाँ से आ जाएगा, यू जैसे आ जाएगा, आप यहाँ पे यू और ए रखना, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है जे मीन्स 2014 का, बहुत टफ नहीं कह सकते इसको। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि टावर है जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच है, और एक टावर जिसकी ऊंचाई क्या है कैपिटल एच, और इससे हमने क्या कि पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। मतलब इसको हिंदी में समझना, जैसे मान लो कोई एक टावर है ये, और इसके जो है ना टॉप पर खड़े होकर के तुम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर आप इसको जो है वर्टिकली अपवर्ड यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो, तो ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, तो फाइनली इसका जो इस फिगर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं हम लोग। ये इनिशियल वेलोसिटी देकर आपने इसको यू से ऊपर फेंका, वर्टिकल हाइट इसकी जो है ना कैपिटल एच दी गई है। अब ये जो है ना ये जब ऊपर जाएगा तो इसका जाने के समय यहाँ पर मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई तक का फाइनल इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये समय मान लेते हैं 0 से ये समय t इक्वल टू टी है, तो यहाँ से अंत तक का समय t है। जब ये ज़मीन पर वापस देखो, यहाँ से ये ऊपर जाएगा पहले, फिर ऊपर से तब ये नीचे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का समय t है, और यहाँ से यहाँ तक का जो कुल समय है ज़मीन तक पहुँचने का, ये समय सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का समय इसका n गुना है, मतलब कि n टाइम्स ऑफ t। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई कि यहाँ से आपने देखो इसको आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से ये नीचे आएगा, तो यहाँ तक मान लो गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा,
तो यहाँ से केवल ऊपर तक जाने का जो समय था वो समय, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल समय जाने का प्लस आने का, ये कुल समय जो जाने का प्लस आने का ज़मीन तक का, ये केवल इतने से टॉप मोस्ट पॉइंट तक के जाने के समय का n गुना है। तो करना क्या तुमको, यहाँ से यहाँ तक का पहले समय फाइंड आउट करो। ये वाला समय कितना होगा, फाइनल जीरो इनिशियल यू है, क्या किया जाए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और v कितना हमारे पास 0, तो t इक्वल टू आएगा यहाँ से u बाई जी, पहले इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास जब कभी ऐसा केस है कि हम किसी कण को ऊपर फेंक रहे हैं u से, तो आप क्या करो, उसको उसी जगह पर बैठ करके माइनस यू से नीचे फेंक दो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप इसको माइनस यू से नीचे फेंक दो। ये समय 0, अब यहाँ से यहाँ तक का समय जो इसका बनेगा t इक्वल टू एन टी। ठीक है, अब आप सेकंड इक्वेशन के पास चलो। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, h इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो हम जो है कैपिटल H इक्वल टू लिखेंगे यू टी, जो कि ये t हमारे पास कितना बन रहा है, n इंटू टी, लेकिन यहाँ पर ये माइनस यू। ठीक है, प्लस यू से ऊपर जाएगा तो माइनस यू से नीचे, माइनस यू टी, और टी का वैल्यू कितना, n इंटू टी है, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू यहाँ पर रखो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो, माइनस यू एन इंटू यू बाई जी प्लस हाफ जी इंटू एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब कितना, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है, एक जी से जी खत्म करो, तो एच का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, माइनस का एन स्क्वायर इंटू यू, नहीं, माइनस एन इंटू यू स्क्वायर बाई जी, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा देखो, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी बाई टू जी। अब इसमें से g कॉमन ले लो, और कॉमन लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, g इंटू कैपिटल एच हो। राइट हैंड साइड देखो ये बचेगा एन इंटू यू स्क्वायर माइनस, तो माइनस वाला टर्म हम बाद लिख लेते हैं, प्लस वाला पहले, मतलब एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू माइनस एन इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये टू यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर ये पूरे का डिवीजन में आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू जी एस बराबर क्या बनेगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू एन यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसमें देखो हमें क्या करना है कि आंसर की शकल, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए उनकी शकल के हिसाब से इसको हमें सॉल्व करते जाना है। तो अब इसमें देखो एन और यू स्क्वायर कॉमन ले लो, चूँकि दोनों में से एन यू स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो टू जी एच एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर एन इंटू यू स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, एक एन, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस टू। अब आप देख लो कि आंसर की शकल हमारे पास क्या बन रही है, टू जी एच बराबर एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस टू, मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। तो ग्रेविटी पर भी ये एक छोटा सा चुटकुला था, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हैं इसको। और ये तो हमारे पास ज़मीनी स्तर पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करते हैं उस पर भी से न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल पॉसिबल होते हैं, ऐसा नहीं केवल यही लिमिटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीखो, 2-3 न्यूमेरिकल से ही आप कॉन्सेप्ट में बिल्डअप कर सकते हो, फिर आप उनको अपने जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे ना, तो उनमें आप उसको यूज़ करो। अब अगला टॉपिक देखो जो है ना, उसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हम लोग, लेकिन अब इसमें से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना आता हो। तो जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है वो फिजिक्स मंत्रा भाई चौहान सर के आप चैनल सर्च करिएगा, तो उसमें आपको बेसिक मैथ के कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्या मतलब सारे लेक्चर हैं उसमें, वैसे तो बेसिक मैथ का आप डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप देख लेना। ठीक है, तो हम आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे, बस फिजिक्स में उसका यूज़ कैसे किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता भी है, उसके बाद भी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको सॉल्व नहीं कर पाता। मतलब कि सीखा तो आपने सारा कुछ, लेकिन आपको पता नहीं कि उस बेसिक मैथ का यूज़ कैसे किया जाए। आपको बंदूक दे दिया, लेकिन आपको चलाना नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर हिट भी करना आना चाहिए, निशाना भी लगा के, मतलब जो है ना,
तो कुल मिला के अवकलन समाकलन हम करते क्यों, जैसे हमारे पास मान लो कहीं पर क्वेश्चन आया कि x इक्वल टू है 2t², ऐसे कुछ दे दिया फंक्शन x इक्वल टू 2t² प्लस 2 ऐसे करके ये फंक्शन दिया है। अब तुमसे पूछे कि इसमें जो वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन, इनका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, वेग और त्वरण का वैल्यू कितना होगा। तो अब हम कैसे पता करें कि भाई यहाँ पर अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हट के चीज़ें हो गई, जहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल थोड़ा टफ लग सकती है, ये टफ नहीं लगना है, क्योंकि इसमें जो है ना चीज़ें बस डिसाइडेड हैं कि आपको या तो डिफरेंशिएशन करना है या तो इंटीग्रेशन। अब देखो, अगर हमें पोजीशन का फंक्शन दिया है जो कि टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम चेंज होने पर क्या एक्स चेंज होगा, समय चेंज होने पर एक्स का वैल्यू चेंज होगा। एक्स को चेंज कौन करेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप चेक करो, वेलोसिटी को अगर समय चेंज कर रहा, समय मतलब समय के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी, मतलब उसको चेंज करने कौन आएगा, एक्सीलरेशन। समय के साथ पोजीशन का चेंज मतलब वहाँ पर गारंटीड क्या होगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा किसी के भी सापेक्ष, वो चाहे टाइम हो या फिर कोई पोजीशन हो, क्या या कह लें कोई वेलोसिटी, कोई अदर पैरामीटर भी हो, अगर वेलोसिटी चेंज है तो मतलब गारंटीड वहाँ पर एक्सीलरेशन 100% है। अब हमें देखो x का फंक्शन दिया, तो हम x के फंक्शन से वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहते हैं कि dx/dt के द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। dx/dt मीन्स x का t के सापेक्ष क्या अवकलन है। अगर v हमको दिया है और हम वहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, dv/dt की बात करें, dv/dt क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। और इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी में इस समय के साथ जो परिवर्तन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। और पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो कुल मिला के मतलब यहाँ पर ये है कि आपको x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और आपको एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि अगर हम dx² लिख दें तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, dx² और dt, dx से गुणा करना, dx से भाग देना है, इसको इम्प्लिसिट कहा जाता है। तो फाइनली यहाँ पे dx² और ddx इंटू ddx और ddt। अब इस x² का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x, और dx/dt कितना हो जाएगा, v। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन केवल सिंपल x हो सकता है कि x² दिया हो, तो x² है तो उसका डिफरेंशियल क्या बनेगा टाइम के साथ, 2x इंटू वेलोसिटी। अब यहीं पर अगर मान लो कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो v है ना, वो सिंपल v नहीं, v² है, dv² और ddt। तो क्या करना तुम्हें, आपको सबसे पहले क्या करना है, dv से मल्टीप्लाई करना, dv से डिवाइड करना है, dv dt की लोकेशन इंटरचेंज करो। फाइनली यहाँ से क्या निकल के आएगा, dv² और dv और इंटू dv/dt। अब v का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2v, पावर मल्टीप्लाई करें, पावर से कम करें, और dv/dt क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो v² को अगर हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो उसका अवकलन क्या बनेगा, 2v इंटू a। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझना, जैसे मैं आपसे पूछे कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो किसी t टाइम पे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस x को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, मतलब कि dx/dt करना है। अब dx/dt क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा v हो जाएगा। अब यहाँ पर x का फंक्शन रखो dt, x का फंक्शन क्या है, 2t² प्लस 2t प्लस 4, कितना आ जाएगा बोलो, ये 4t, ये t² का 2 हो जाएगा, तो 2t मतलब कि 2 इंटू 2 4t हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो v का फंक्शन रखो, यहाँ पे देखो कितना आएगा, ddt, ये आएगा 4t प्लस 2, तो t का तो 1 होगा, 4 यहाँ पे कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, और 2 का कितना 0, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात हो गई। अब आप इन पे छोटी छोटी कुछ बातें सीख लो, बाकी इस पे न्यूमेरिकल में आपको बढ़िया लेवल करवाएंगे। इसको नोट करो जल्दी से। लेकिन नीट का एक छोटा सा चुटकुला आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन था कि कोई कण है जो कि अभी हाल ही फिलहाल क्वेश्चन नीट में आया हुआ है
और अगर आपको थोड़ा सा मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर आप उसका आंसर गलत टिक करके चले आओगे। जिन बच्चों को इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को हम तब तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जब तक डिफ्रेंशिएट होने वाला हो जिसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना दोनों सेम ना हो। अगर डिफ्रेंशिएट होने वाला फंक्शन x है तो उसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हम बेसिक मैथ में पढ़ा चुके हैं। तो जो बच्चे इसमें नए हैं जिनको बेसिक मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो फिर ये टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। तो जैसे नीट में क्वेश्चन आया था कि कोई कण है जिसका वेलोसिटी मीन्स वेग बीटा x -2n, इसमें कहा गया तो बीटा एक कांस्टेंट है और x जो है ना ये एक दूरी कही गई थी उसमें, ठीक है, डिस्टेंस या दूरी। तो क्वेश्चन था कि कण का एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया था बीटा x की पावर -2n -1 और यहाँ पे पहला ऑप्शन था -2n बीटा, दूसरा ऑप्शन था -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1 और तीसरा ऑप्शन था इसमें -2n बीटा x की पावर -4n -1। चौथा ऑप्शन इसमें था -2n बीटा -4n +1। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे। सीखने के लिए पर्याप्त है। ये नीट 2016 के आसपास क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई करना, उसके बाद तब आप आंसर इसका मैच करवाना। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करना क्या है इसमें, है ना। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फंक्शन दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन जब भी फाइंड आउट करना तो क्या करना होगा आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसको ऑकलित करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे dv/dt, बीटा कांस्टेंट इसको बाहर ले लो, क्या बचेगा ddx पावर -2n और ddt। dv/dt सिंपल एक्सेलेरेशन हुआ और पावर मल्टीप्लाई करना है, पावर से कम करना है। लेकिन अभी यहाँ पे गलती ये होगी कि आप लोग देखते ही क्या करोगे, पावर मल्टीप्लाई करोगे, पावर से कम करोगे, है ना। तो ये फार्मूला जो पावर मल्टीप्लाई करना, पावर से कम करना, ये फार्मूला तब तक वैलिड होता है जब तक ऊपर x से नीचे x हो। लेकिन यहाँ पर ऊपर x नीचे क्या है, t है, तो हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करना, dx से डिवाइड करना है, dt ये dx, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास बीटा ddx पावर -2n और ddx, और क्या बनेगा ddx और ddt। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई करें, पावर से को कम करें, वो वाली बात यहाँ पे लागू हो जाएगी। अब तो बीटा x की पावर -2n है तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करना है और पावर से को कम करना, तो -2n -1 और dx/dt क्या है, ये बात सभी को पता है, बच्चा जानता है कि dx/dt क्या होता है, v होता है ना। तो dx/dt यहाँ पर v और आ जाएगा। नहीं, जो पहली बार बच्चा बेसिक सा नॉलेज लेके बैठा होगा, जिसको हल्का फुल्का ज्ञान होगा ना, सबसे पहले ऑप्शन कौन सा टिक करेगा, -2n बीटा x की पावर -2n -1 पहला टिक करके आगे बढ़ जाएगा और उसको पता भी नहीं चलना कि उसने गलत किया है। घर में जाएगा और खुश होकर कहेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लिया, जबकि उसने आंसर क्या किया, गलत लाया है, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ वी हमको दिया नहीं, तो वी का फंक्शन यहाँ से उठा के रखो, देखो क्या है, बीटा x की पावर -2n, तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा स्क्वायर, तो -2n इंटू बीटा स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई होते समय क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो -2n -1 और पावर -2n, तो ये माइनस का 4n -1 हो जाएगा। अब आप आंसर मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है इसमें, -2n बीटा -4n -1, ये थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। और नहीं आप करोगे क्या, केवल आप इतना ला पाओगे, ये जो चीज़ है ना, ये आप वी नहीं साइड में ला पाओगे। वी कैसे आया, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट। तो जो बच्चे नए हैं, बेसिक से जाकर बेसिक में सीखना है बिल्कुल जीरो लेवल से, तो उसके लिए प्रॉपर लेक्चर हमने बनाए हुए हैं, वहाँ से आप जाके इसको देख लेना। एक क्वेश्चन आपको हम जेई करवा दे रहे हैं, फिर कुछ नए क्वेश्चन जो कि अभी तक कहीं आए नहीं है, बट वो कॉन्सेप्चुअल
बहुत ज़्यादा है, मतलब उनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे जेईई में क्वेश्चन आया था कि किसी कण का समय और दूरी का जो रिलेशन था वो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा की अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो है ना समय के साथ हो दूरी का जो चेंज है ना वो ऐसे शो किया था क्वेश्चन में। इसमें अल्फा एंड बीटा ये कांस्टेंट है, नियतांक है, टी टाइम है, टी समय है, और एक्स यहाँ पर दूरी है, ठीक है, पोजीशन या दूरी। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से मिल जाएगी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका टेंशन नहीं लो कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं मिलेगी, आप कहीं भी देखो मिल जाएगी। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है ये, बट थोड़ा टफ है ये। तो इसमें था कि किसी कण का समय का दूरी के साथ परिवर्तन या समय का दूरी के साथ रिलेशन अकॉर्डिंग टू टी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। तो इसमें पूछा था कि कण का रिटार्डेशन, कण का रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब हिंदी में इसको मंदन कहते हैं, मंजन नहीं, मंदन, ठीक है। कण का रिटार्डेशन कितना होगा। अब आपको आंसर की शक्ल किस तरीके से लानी है, तो ऑप्शन में आप देख लेना इस चीज़ को, 2 अल्फ़ा इंटू वी, सेकेंड ऑप्शन 2 अल्फ़ा वी स्क्वायर, थर्ड 2 अल्फ़ा वी क्यूब, और फोर्थ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसे आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ वी लाना। वी यहाँ पर वैसे दिया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वी आएगा, तो उस वी के हिसाब से तुम्हें ऑप्शन यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। उसमें अल्फ़ा, 3 ऑप्शन में अल्फ़ा दिख रहा है, चौथे में बीटा भी आ गया है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें एक आध ऑप्शन ऐसा और भी दिया हो जिसमें बीटा और आ रहा हो, तो हो सकता है वैसा क्वेश्चन, वैसा ऑप्शन मिले आपको। एग्जैक्ट हमने 100% ऑप्शन सही नहीं लिखा है कि मतलब जो पेपर में आया था वैसा ऑप्शन है, ठीक, बट एक आंसर इसमें सही है। तो आप स्क्रीन पॉज करना, और स्क्रीन पॉज करके आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप 80% भी आप सही ट्रैक पर चले गए हो, नीट वाले बच्चों की बात करें, अगर 80% आप सही कर ले गए हो तो आपकी फिजिक्स बढ़िया है। और बाकी जेई वालों को लिए हम 80% नहीं गए, तुम 100% सही करना, ठीक है। चलो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया होगा, अब इसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले आप एक काम करो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा डी टी और डी डी एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, डी डी एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स हमको नहीं पता है, लेकिन पता होना चाहिए कि डी एक्स बाई डी टी वी होता है, तो ये उसका उल्टा लिखा है, डी एक्स बाई डी टी वी है, तो डी टी बाई डी एक्स 1 अपॉन वी हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन वी, ठीक है। और आप इसको देखो, अल्फ़ा बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, बीटा बाहर ले लो, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो v बराबर क्या मिल जाएगा, देखो 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। देखो ये पूरा जो है ना पावर नीचे है तब तक ये प्लस है पावर इस पूरे ब्रैकेट की, जब ये ऊपर जाएगा पावर क्या बन जाएगा इसका -1, तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा पावर क्या बनेगा इसका -1। अब बात अभी यहाँ पे ख़त्म हुई नहीं, क्योंकि हमें एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, मंदन फाइंड आउट करना है। तो मंदन या एक्सलेशन, उसके लिए क्या करना है, वेग को तुम्हें टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से आप यहाँ पे लिखना, इस फंक्शन को v को t के रिस्पेक्ट में, v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर,
ठीक है, तो ये बन जाएगा dv ओवर dt, ठीक है, बराबर देखो d dt टू अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1। ये 1 मिनट, यहाँ तक दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर dv अपॉन dt पता है कि a होता है। राइट हैंड साइड हमारे पास देखो फंक्शन यहाँ पर x का, लेकिन आपने रिस्पेक्ट किसका लिया? t का। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कलाकारी, d dt टू अल्फा एक्स प्लस बीटा -1 dx और dx dt dx। आगे इसको ले जाओ तो क्या बनेगा? d dx टू अल्फा एक्स प्लस बीटा -1 dx और d dt। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिफ्रेंशिएशन सिंपल नहीं है। इस पूरे फंक्शन की पावर -1, मतलब यहाँ पे चेन रूल की बात हो रही है। अब चेन रूल जिन बच्चों को पता है तो वो आसानी समझ सकते हैं। चेन रूल का मतलब है कि आप पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो और अंदर वाले में कोई चेंज नहीं करना है। तो पावर मल्टीप्लाई किया, पावर से कम किया, तो पहले से कम था, -1 था, तो इसमें आप और -1 करोगे तो ये -2 हो जाएगा पावर, ठीक है। फिर दोबारा क्या करना, तुम्हें अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। टू अल्फा एक्स प्लस बीटा में टू अल्फा एक्स डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 अल्फा, ठीक है। बीटा 0 हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा लिख लो ऐसे कि 2 अल्फा प्लस 0, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या यहाँ पे v है, तो एक पलटू बनेगा -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -2 इंटू 2 अल्फा v। अब आप इस पर गौर करना कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2 है क्या चीज़, क्योंकि हमें आंसर की शक्ल इन टर्म्स ऑफ v और अल्फा लाना है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो चीज़ ना, ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे पावर क्या होगा इसका? -2, मतलब ये चीज़ है क्या? ये है v स्क्वायर। तो इक्वल टू बनेगा -v² इंटू 2 अल्फा v, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा? -2 अल्फा v³। इसमें देखो दो ऑप्शन हम लिख लेते हैं, एक को +2 अल्फा v³ और एक -2 अल्फा v³। थोड़ा सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट किया जाए कि अब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, -2 अल्फा v³ और +2 अल्फा v³। हमारा जो है ना आंसर -2 अल्फा v³ आ रहा। ऑप्शन कौन सा टिक किया जाए? थर्ड, लेकिन ये गलत है। रीज़न क्या हमसे पूछा? रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन जो होता है वो ये नहीं कहना कि माइनस साइन मतलब रिटार्डेशन, ऐसा नहीं कहना है। अगर एक्सलेशन माइनस है तो रिटार्डेशन प्लस हो जाएगा। आपने dv अपॉन dt ढूंढा है, dv अपॉन dt एक्सलेशन होता है, त्वरण होता है। तो dv अपॉन dt त्वरण है, तो माइनस dv अपॉन dt क्या होता? मंदन। अगर माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते पहले से ही, तो माइनस माइनस क्या बन जाता? प्लस। तो आपने अभी तक ढूंढा क्या था? त्वरण। आपको ढूंढना क्या था? मंदन। तो ये बात आप लिख लेना साइड में कि जो त्वरण होता है वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ मंदन होता है, मतलब एक्सलेशन नेगेटिव टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना। अब एक्सलेशन हमने ढूंढा है कितना? -2 अल्फा v³, तो इसका रिटार्डेशन कितना आएगा? रिटार्डेशन यार हमने लिख दिया, तो ये माइनस का एक्सलेशन और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस का 2 अल्फा v³, आंसर थर्ड से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीखने के लिए बहुत बेहतरीन था। इसमें देखो सारे जो बेसिक मैथ के जो अवकलन वाले पार्ट हैं, इम्प्लिसिट से लेके सिंपल अवकलन, चेन रूल, सारे आ गए इसमें, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए, दो क्वेश्चन हैं जो कि अवकलन पर, समाकलन पर बेस, वैसे तो में अभी अवकलन की ही बात होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन था v3x² - 2x, और इसमें पूछा गया कि x बराबर 2 मीटर पर एक्सलेशन का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन दिए 48, 80, 18 और 10। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा, जो x है, एक डिस्प्लेसमेंट है, इसका फंक्शन
एक्स स्क्वायर बराबर 1+t² जैसा रिप्रेजेंट किया इसको, ठीक है। इसमें पूछा कि किसी टी टाइम पर इसका एक्सलेशन कितना होगा, ठीक है। दोनों में एक्सलेशन की ही बात की गई है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमारे पास v है 3x² - 2x। और ये बात पता होना चाहिए कि जब v है और इससे तुम्हें एक्सलेशन फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा हमारा dv और ddt और राइट हैंड साइड ddt 3x² - 2x, ये हो जाएगा। अब आप देखो 3x² में x² को डिफ्रेंशिएट करने पर कितना बन जाएगा 6, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 6x - 2x में x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 और इंटू dx/dt, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा v, तो a का वैल्यू आएगा 6x - 2 इंटू वी, और v का फंक्शन देखो कितना हमारे पास 3x² - 2x। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये जो v साइड में आप आ जा रहा है ना, इस साइड में v नहीं ला पाएंगे, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे इसको। अब इसमें देखो x का मान कितना रखना, 2 रखेंगे, 12 - 2 10 दिया है, चौथा ऑप्शन। अब यहाँ पर x का वैल्यू तुम्हें रखना है, तो x का मान यहाँ पर रखो, कितना है देखो 2, 6 2 - 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, कितना है देखो 12 - 2, ये बनेगा 10 और इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, और 12 माइनस 1 है, हमारे पास 12 बनेगा, 12 - 4 मतलब कि 8। आंसर आएगा इसका 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर इसका सेकेंड। चलो अब इसके बगल में देखो, हम सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया कि x² का 1+t², ऐसे कोई फंक्शन दिया है। तो इसमें क्या करना है, देखो टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है, चूँकि एक्सलेशन तक डायरेक्ट नहीं पहुँचोगे, बीच में पहले आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dx² और ddt, मतलब आपने क्या किया है, t के साथ इसको डिफरेंशिएट किया है, और ddt 1+t²। अब इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब कि आपको इम्प्लिसिट आनी चाहिए। तो इम्प्लिसिट में ये चीज़ बताई जाती है कि ये 2x होगा इंटू dx/dt v हो जाएगा, 1 का 0 होगा और t² का 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये 2xv बराबर 2 से 2 खत्म कर लो, तो x इंटू वी बराबर t। अब x भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब क्या किया जाए, चलो v बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, t/x ऐसे लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ये जो x ना यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है। उससे पहले आप एक काम करो, इस पूरे फंक्शन को फिर से क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी डी टी एक्स इंटू वी और राइट हैंड साइड डी डी टी और डी डी टी। अभी एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ये होता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग हैं और उनको एक साथ डिफरेंशिएट करना है, तो आप बारी बारी करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार ये कांस्टेंट होगा प्लस ये डिफरेंशिएट होगा, प्लस ये कांस्टेंट होगा ये डिफरेंशिएट होगा। मतलब एक को नियत मान के दूसरे को अवकलित करना है, प्लस दूसरे को अवकलित और पहले को नियत, ऐसे करना होता है। तो x को हम पहले मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो x बाहर ले लेते हैं, ये बनेगा dv/dt प्लस। अब इसमें देखो तुम्हें v को डिफरेंशिएट करना है, x को v हमने बाहर ले लिया, ये बन जाएगा dx और ddt, और ये जो ddt और ddt है तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखो ये dv/dt ये हो जाएगा, तो x इंटू ए प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि v हो जाएगा बराबर 1।
अब यहाँ पे आ जाना आप, ठीक है। x इंटू ए प्लस वी स्क्वायर बराबर 1। हमें चाहिए क्या? ए चाहिए, लेकिन ए को किस टर्म्स में लाना, किसके पदों में लाना है? इन टर्म्स ऑफ टी और एक्स। तो वी को आप रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो, आप लिखो x इंटू ए बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। v का फंक्शन यहाँ से रखो, v बराबर क्या बनेगा? टी बाई एक्स, ठीक है। v इक्वल टू टी बाई एक्स। तो x इंटू ए 1 माइनस टी बाई एक्स, मतलब ये वी स्क्वायर है, मतलब क्या बनेगा? टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। और हमें ए फाइंड आउट करना, तो ए में जो एक्स इसको इस साइड भेज लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1/x इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब ऐसी शक्ल नहीं दिख रही है, तो हम क्या करें कि 1/x को अंदर भेजते हैं। तो 1/x माइनस एक्स इंटू एक्स की स्क्वायर, फाइनली कितना बन जाएगा? ये एक्स क्यूब। तो इसका आंसर ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसकी शक्ल किससे मैच हो रही है? थर्ड ऑप्शन से, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन पर न्यूमेरिकल था, एक बार इसको देख लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का सामने हमने लिख दिया है। काफ़ी बेहतरीन न्यूमेरिकल, और इसमें बेसिक मैथ का काफ़ी अच्छा यूज़ होना है। और ऐसे कम से कम मान चलो कि सभी टॉपिक जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, सभी टॉपिक के हम कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, उनको उठाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इससे पहले जो आपने देखा वो भी काफ़ी बेहतरीन थे, और ये भी जो है ना काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, जहाँ पर मतलब आपको नए तरीके से सोचना है। बाकी सारा कुछ ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ के बैठो चीज़ फेल हो जाएगी, उससे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। इसमें लिखा कि द डीएक्सलेशन एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dv by dt माइनस के वी की पावर 3। कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इफ v नॉट इज द magnitude of velocity at cut off, the magnitude of velocity of at a time t after the cut off is। ये तो अंग्रेजी में हो गई चीजें, आप इसको हिंदी में समझो। क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब कभी नदी पार करते हैं, तो वहाँ पर आप एक मोटर बोट, ठीक, जिसमें एक इंजन लगा होता है। तो उस मोटर बोट में इंजन जो लगा होता है, अगर वो इंजन ऑन रखेगा, एक्सलेट करेगा, तो उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। इसने क्या किया कि रास्ते में कहीं मतलब इसने मोटर जो इंजन का था उसको बंद कर दिया। जब इसने मोटर बंद किया, तब इसका जो वेलोसिटी था मोटर बोट का, तब इसकी रफ्तार मान लेते वी नॉट है। ये तब की बात जब हमने मोटर बोट का जो इंजन है उसको हमने बंद कर दिया। तो पानी जो होता है ना, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर पानी एक रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। वो रेजिस्टेंस ऑफर कैसे होता है, तो आगे चल के आप पढ़ोगे। विस्कोसिटी, जितने भी लिक्विड होते हैं उनके पास एक नेचर होता है, दैट इज विस्कस नेचर। ये बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स के जैसे व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अब जो विस्कस फोर्स है ना, उसके द्वारा जो रिटार्डेशन बन रहा वो dv/dt माइनस के v की पावर 3। मतलब जो डीएक्सलेशन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी है, मतलब कि किस रेट से वेलोसिटी घटेगी, वो खुद वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा। मतलब ये जो dv/dt डीएक्सलेशन तो है, लेकिन ये dv/dt कांस्टेंट नहीं है। ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, और खुद वेलोसिटी डिक्रीज होते ही खुद अपने आप में डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि dv/dt जो रिटार्डेशन है, ये समय के साथ चेंज होगा, समय के साथ कह सकते हैं घटेगा। तो जो घटाने के लिए आया, खुद जिसको घटा रहा उसकी वजह से खुद घट जा रहा, मतलब कि चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो आपको या तो डिफरेंशिएशन करना होगा या तो इंटीग्रेशन। कैसे पता चले कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है? तो आपको पहले से बता दें कि जब हमारे पास वेग से एक्सलेशन की बात करनी हो, पोजीशन से वेलोसिटी की बात करनी हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? डिफरेंशिएशन, हिंदी में कहें तो अवकलन। और जब वापस आना हो एक्सलेशन से वेलोसिटी में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से वापस पोजीशन में आना, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सलेशन दिया हमें, इस वेलोसिटी एक्सलेशन से
वेलोसिटी फाइंड आउट करना, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी का फंक्शन। फंक्शन कैसे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर वी नॉट बाई टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दे दिया, यहाँ पर ये वी है जो कि कॉन्स्टेंट है, वी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका। तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, और ये भी क्या है, वेलोसिटी को टाइम के साथ वेरी करवा रहा है। तो आंसर तो हमारा वी नॉट बाई टू नहीं होना है, वी तो मतलब वी का फंक्शन पूछा इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। तो पहला आंसर गलत, दूसरा गलत, हमारे पास तीसरा और चौथा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो करना क्या, इसका फंक्शन आप तैयार करो। देखो डी वी अपॉन डी टी माइनस के वी क्यू, तो आप डी वी इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस के इंटू वी क्यूब इंटू डी टी, ठीक है। या आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, डी टी मल्टीप्लाई किया जाए और वी क्यूब को डिवाइड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लाके, है ना। तो आप देखो ये वन बाई वी क्यूब का इंटीग्रेशन, समय जीरो पर इसके पास वेलोसिटी वी नॉट है, समय टी पर इसके पास वेलोसिटी वी है, ऐसा मान लेते हैं। चल बताना, ये v की पावर 3 पहले ऊपर जाएगा तो v की पावर बन जाएगा -3, ठीक है, इंटू डी वी बराबर क्या लिखा जाए, माइनस के इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन 0 से t टाइम v नॉट से v। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, पावर में ऐड करना, टोटल पावर से डिवाइड करना, क्या बन जाएगा बोलो, v की पावर ये फंक्शन क्या बन जाएगा इसका, देखो v की पावर -3, तो -3 + 1 बाई -3 + 1 लिमिट v नॉट से v, और राइट हैंड साइड देखो मेरे पास के इंटू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा t, तो माइनस के इंटू टी हो जाएगा। और आप देखिए -2 होगा पावर, -2 होगा इसका पावर, और बाई -2, तो फाइनली क्या लिखा जाए इसको, -1/2 टाइम्स ऑफ v की पावर -2 बनाओगे देखो, तो आप v को नीचे ले जाएंगे तो आप ये बन जाएगा हमारा क्या, v², ये बन जाएगा। और अभी लिमिट आपको रखना है यहाँ पे, इसको आप 1/v² लिमिट v नॉट से v लेके चलो माइनस के टी। अब आप देखिए यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करोगे और माइनस से माइनस आप खत्म कर लो साइन बाहरी बार, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/v² -1/v0², राइट हैंड साइड बचेगा हमारे पास 2kT, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/v² 2kT प्लस 1/v0²। अब आप देखो यहाँ से v का फंक्शन चाहिए हमें, तो क्या बन जाएगा, 2v0²kT प्लस 1/v0²। तो v बराबर देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से, v0 बाई √2v0² kT प्लस 1। ये जो क्वेश्चन था इसका फाइनल आंसर ये बन जाएगा, ठीक, मतलब आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब बढ़िया क्वेश्चन कह सकते, इतना भी सस्ता नहीं था, ठीक, इसको नोट करिए आप। चलिए इसको नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इसका नाम है ग्राफिकल बेस्ड न्यूमेरिकल। अब देखिए ग्राफ की जो बातें ना, ग्राफ ऐसा नहीं कि मतलब सिंगल चैप्टर बेस कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है, ये पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी आप ग्राफ की बात कर सकते हैं। तो ग्राफ खींचना आपको अगर आता है, ग्राफ से ग्राफ खींचना आता है, ग्राफ रीड करना आता है, ठीक है। ग्राफ में कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, बस आप उनको सीख लो, तो आप किसी भी ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। फिर आपको पता भी नहीं चलना ग्राफ में जो चीज़ें दी गई उससे हमें क्या फाइंड आउट करना, फिर आप सोच नहीं पाएंगे उसके बारे में। चलिए ऐसे देखिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे चुटकुले हैं जिसमें नीट वीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई कण जिसका जो वेलोसिटी है वो
दूरी के साथ परिवर्तन अल्फा रूट एक्स v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है कण का वो परिवर्तित हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो x है वो तो दूरी है और अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें इससे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, किसी टी टाइम पर, किसी टी समय पर एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है किसी कण का वो परिवर्तित हो रहा, तो किसी टी टाइम पर हमें दूरी या विस्थापन या पोजीशन कुछ भी कह लो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना x घटने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर v बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, बॉडी के वापस आने कोई चांस ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही चर्चा हो सकती है, दूरी, विस्थापन, पोजीशन, सारा कुछ एक जैसा। तो हमें किसी टी टाइम पर पोजीशन या दूरी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और टी टाइम पर एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास टाइम 1 मिनट का, आप इसको स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना, फिर आप इसको वापस आके आंसर अपना मैच करिएगा। चलो ट्राई कर लिया होगा, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। वेलोसिटी दी है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहली चीज एक्सलेशन। तो क्या किया जाए, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, आप इसको देखो v स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और एक्सलेशन फाइंड आउट करना, तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब कि समय के सापेक्ष इसको अवकलित करने पे। तो डी वी स्क्वायर डी टी, राइट हैंड साइड बनेगा अल्फा स्क्वायर बाहर ले लो और डी एक्स ओवर डी टी। अब जिन बच्चों को इम्प्लिसिट आती है समझ में वो कर पाएंगे। डी वी स्क्वायर डी टी मतलब v का t के सापेक्ष अवकलन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, बोलो, यहाँ पर हम लोग करते हैं थोड़ी सी कलाकारी, डी वी से मल्टीप्लाई, डी वी से गुणा अल्फा स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी, डी टी डी वी। तो लेफ्ट हैंड साइड बना डी वी स्क्वायर डी वी इंटू डी वी ओवर डी डी टी, और राइट हैंड साइड देखो अल्फा स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, सिंपल v है, इसको v लिख लो। अब v स्क्वायर का v के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, ये 2v, और डी वी अपॉन डी टी क्या है a, तो अल्फा स्क्वायर इंटू वी में v से v खत्म कर लेते हैं, तो एक्सलेशन कितना आ गया यहाँ पे, बोलो, अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक्सलेशन हो गया। अब आपको बताना था इसमें पोजीशन। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, जैसे हमें v दिया तो हम इस v को, ये अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी अल्फा रूट एक्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स अल्फा इंटू डी टी, ठीक है। और इसका क्या किया जाए, फिर से इंटीग्रेशन। ये मान लेते कि समय 0 पर जो पोजीशन इसका 0 है, और टी टाइम बाद इसकी पोजीशन मान लेते एक्स है। अब देखो रूट एक्स जब ऊपर जाएगा पावर क्या होगा इसका, -1/2, मतलब -1/2 डी एक्स और अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1। देखो -1/2 प्लस 1 मतलब कि प्लस का 1/2, बाई 2 कहाँ जाएगा ऊपर, है ना। और पावर क्या बनेगा इसका, +1/2 मतलब कि 2 एक्स की पावर 1/2 अल्फा इंटू टी। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 अल्फा टी बाई 2, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए क्या, एक्स, तो पूरे का स्क्वायर कर लो, तो एक्स बचेगा, और ये अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन किसी टी टाइम पर जो कण की है ना, वो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 के हिसाब से वेरी करेगी, और एक्सेलेरेशन तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है, तो फाइनली ये जो है ना समय के साथ चेंज नहीं होगा। बाई 2 भी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी चेंज नहीं होगी,
मतलब एक्सेलरेशन टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा और ये टाइम डिपेंडेंट है। इतना नोट करिए। जो नीट के हैं, जो जेई के, सब के लिए अच्छा न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। बेसिक चुटकुले टाइप न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिए। ये कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल में काउंट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा कि कण है जो कि स्ट्रेट लाइन पर चल रहा और इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है एज अ फंक्शन ऑफ 40 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो पहले 5 सेकंड के लिए हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं ऑप्शन के तौर पर। पहले 5 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी मैच करना कि 25/3 मीटर पर सेकंड आएगा, एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आएगा, एवरेज वेलोसिटी 5/3 मीटर पर सेकंड आएगा, और आखिरी में कहा गया एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0। मतलब इसका हिंदी मतलब ये कोई कण है जो कि इस परिवर्तित वेलोसिटी के साथ सीधी रेखा पर चल रहा, ठीक है। तो पहले 5 सेकंड के लिए औसत वेग, औसत चाल, और 0 पर जो चौथा ऑप्शन दिया समय 0 पर एक्सेलरेशन। तो पहले आप इसको चेक करो कि जो पार्टिकल है उसकी रफ्तार समय के साथ घट रही है बढ़ रही है। देखो टाइम के साथ वेलोसिटी यहाँ पर घटेगी। तो चीज़ें यहाँ पर ऐसे ना कि इसमें इंटीग्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आप इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, अगर हम एक्सेलरेशन इसका फाइंड आउट करें तो ये आएगा हमारा dv/dt। ए का फंक्शन आएगा dv/dt। तो v 4t माइनस टी स्क्वायर, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 4 तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं हम लोग, t का कितना हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 2t। ये एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन भी समय के साथ चेंज हो रहा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात यहाँ पर भूल करके भी नहीं करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात यहाँ पे नहीं लग पाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन क्या टाइम पर डिपेंड कर रहा, परिवर्तित हो रहा। तो जहाँ पर परिवर्तन शब्द होता है वहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल तय हैं, या तो इंटीग्रेशन की बात होगी या डिफरेंशिएशन की। अब इसका पोजीशन का जो फंक्शन है वो कैसे निकाला जाए। v का फंक्शन दिया हमें कितना, 4t माइनस टी स्क्वायर, इसको हम क्या dx/dt ये लिख सकते हैं। तो 4t माइनस टी स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या मिला, 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका क्या कर लिया जाए, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल पार्टिकल जो था वो क्या था, विराम अवस्था में ऐसा कुछ लिखा नहीं इन्होंने। तो इनिशियल पोजीशन जो समय 0 पर निकल के आएगी, पहले हम x का फंक्शन निकालते हैं। x का फंक्शन आएगा, देखिए t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टी क्यूब बाई 3। तो फाइनली x आएगा हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। x का परिवर्तन यहाँ पे लीनियर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब आप ये भी चेक करो क्या पार्टिकल वापस आ सकता है। अगर पार्टिकल वापस आएगा तो दिक्कत औसत चाल में आएगी, औसत वेग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। औसत वेग का मतलब होता है कण चाहे आगे जाए चाहे वापस आए, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, ठीक है। और उसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट करना तुम्हें। अब इसमें देखो सॉल्यूशन के तौर पे स्टार्टिंग में देखो समय 0 पर चेक करनी है। समय 0 पर इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, समय 0 पर इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी। तो समय 0 यहाँ पर रख के देखो कितना है 0। समय 5 सेकंड पर अंतिम पोजीशन क्या है इसकी, देखो समय यहाँ पर रखो 5 सेकंड, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 5 की पावर 3 और बाई 3 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये यहाँ तक तो भी दिख रहा होगा। देखिए 5 स्क्वायर 25 हुआ, गुणा 2 मतलब कि ये 50 माइनस 125/3। तो x फाइनल जो आएगा हमारा, देखो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 150 माइनस 125 मतलब कितना बनेगा 50 बाय और 25/3 मीटर। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो विस्थापन सबसे पहले निकाल लेते हैं, विस्थापन इन 5 सेकंड क्या आ जाएगा बोलो, x फाइनल माइनस 6 इनिशियल, या इस इक्वल टू लिख लो आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हमारे पास है 25/3 और इनिशियल 0, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा 25/3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस 5 सेकंड के लिए आप कैलकुलेट करो औसत वेग,
एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 25/3, और कितने टाइम में पूछा गया 5 सेकंड में, तो बाई 5 कर लेते हैं। कितना आएगा 25, 3 नीचे आएगा तो 15 हो जाएगा ना, ये 5 से आप इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी का जो सही आंसर है वो 25/3, और 5/3 में से कौन सा हो जाएगा हमारा 5/3, एक आंसर हमारा सही हो गया। अब देखो आपको औसत स्पीड में थोड़ा सा तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। एक्सलेशन जो हमारे पास चौथा ऑप्शन में दिया, एक्सलेशन है तो 0, तो एक्सलेशन का फंक्शन यहाँ देखो हमारे पास क्या है, E = 4 - 2t। अब t = 0 पर देखा जाए तो एक्सलेशन कितना है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि चौथा भी सही है। मल्टीपल करेक्ट बेस क्वेश्चन था, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन जो होते हैं ना, उनमें जे में क्वेश्चन बनते हैं, नीट में नहीं बनते। फिर भी तुम्हें एक बढ़िया नॉलेज इस क्वेश्चन से मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसको जे नीट या कुछ भी नहीं मान के चलना, ये आप समझना कि क्वेश्चन जो है ना, ये आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। अब हमें औसत वेग पर चर्चा कर ली है, अब हमें औसत चाल पर बात करनी है। औसत चाल का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। वी का फंक्शन देखो हमारे पास क्या है, वी का फंक्शन दिया है इसमें 4t - t²। आप चेक करो कि जो कण की रफ्तार है कब कब जीरो हुई है, तो समय 0 पर आप चेक करिए, v क्या है 0, और अगला v0 कब मिलेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 4t - t² = 0, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्वायर से लिख सकते हैं 4t = t², मतलब कि t से t खत्म कर लेते हैं, तो कण जब विरामावस्था में आएगा वो 4 सेकंड बाद 0 से 4 सेकंड तक आगे जाएगा, और फिर अगले सेकंड तक ही वापस आएगा। तो दूरी का मतलब क्या होता है, वास्तविक रास्ते की कुल लंबाई, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो कितना आगे कितना वापस आई, ठीक है। अब 0 से हमारे पास फंक्शन देखो x का, ये इससे ही काम चलाना तुम्हें, तो x = 4t² / 2, आप डायरेक्ट लिखो इस चीज़ को 2t² - t³ / 3। पहले हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है 0 से 4 सेकंड के लिए, ठीक है। ये मान लो कि हमारे पास x1 दूरी है, ये कितना आ जाएगा बोलो, ये तो अच्छा अभी कैलकुलेट नहीं किया था इस चीज़ को हमने, तो 2 × 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस t⁻3 मतलब कि 64/3 हो जाएगा। तो x1 कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 32 - 64/3, तो ये मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ये 6 9 64/3, सॉल्व करें कितना आएगा, ये 2 और ये 3, 32/3 मीटर। तो पहले 4 सेकंड में 32/3 मीटर तक ये आगे गई, और अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वापस 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना आएगी, है ना। तो x2 बराबर आप लिखोगे, फंक्शन तो ही रहेगा हमारा 2t² - t³/3। अब लिमिट जो रहेगी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चलेगी बोलो, 4 से लेके 5 सेकंड। अब देखो 5 का जब लिमिट आप रखोगे यहाँ पे, तो उसके लिए अब हमने कैलकुलेशन किया था 0 से 5 के बीच का। 5 के लिए हमारे पास कितना बना था, ये बना था 25/3, 25/3, और ये हमारे पास बन रहा 32/3, ठीक है। जब लोअर लिमिट आप 4 रखें यहाँ पे, तो -32/3, इसको सिंप्लीफाई करो कितना बनेगा, ये 25 - 32/3 कितना बनेगा, ये 8/3 हो जाएगा, ये है ना, नहीं 7/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 7/3 आएगा ये, 7/3 मीटर। लेकिन ये माइनस में आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि दूरी कभी निगेटिव होते नहीं है, माइनस साइन इस बात को शो कर रहा कि जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड, बॉडी जा रही है राइट हैंड साइड, अब कहाँ जा रही है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, x2 का मैग्नीट्यूड, तो प्लस का 7/3 हो जाएगा ये।
ठीक है। तो कुल दूरी ये बनेगा d इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 32/3 प्लस 7/3 कितना हो जाएगा 9, 39/3। तो इसको खत्म करके कितना आएगा ये 13। ठीक है, 13 मीटर आ गया। तो औसत तो चाल जो आएगी वो आएगी कुल दूरी बटे कुल से, मतलब कि 13/5, 13/5 मीटर पर सेकेंड। 13/5 तो ऑप्शन ही नहीं, मतलब कि औसत जो चाल दिए ना ये गलत हो गया, ये पहले से गलत निकल लिया था। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप एक बार देख लो। इसमें इससे तब मतलब इसमें सारा कुछ आ गया, औसत वेग, औसत दूरी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन के वजह हम लोग क्यों नहीं कर पाए, सारा कुछ इसमें आ गया। और भी क्वेश्चन इससे बनाना चाहें आप बना सकते हैं कि कितने टाइम बाद कण की जो वेलोसिटी है मैक्सिमम होगी, ठीक, कितने टाइम बाद कण विरामावस्था में आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, तो आप पहले इतना छापो। इसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग का ग्राफ। अब देखिए, जिन बच्चों का ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़ीरो से कवर करना है, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, वो सबसे पहले जाकर के ग्राफ वाला जो टॉपिक है बेसिक मैथ के रिगार्डिंग उसको हमने बनाया था, तो आप उसको सबसे पहले जाकर कवर कर लेना अगर आपको बेसिक से चलना है। तो हम एक रफली आइडिया आपको देंगे कि ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ से क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो आपको आप बेसिक जो नॉलेज है वो आपको दे दी जाएगी। बाकी आपको बहुत जीरो लेवल से जब समझना है चीज़ों को कि ग्राफ कैसे ड्रा होता है, तो उसके लिए आपको ग्राफ वाला जो टॉपिक है ना उसमें जाना पड़ेगा। ग्राफ में क्या है ना कि आपको सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का, ऐसा आपको पहले से आइडिया होना चाहिए बेसिक। नहीं पता तो एक रफली डायग्राम आपको बना दें। जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, कुछ भी मान लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, है ना। अब इसमें देखो दो चीज़ें, ग्राफ का मतलब कहीं पर भी होगा दो चीज़ें होती हैं। आप इसमें से पहली बात करोगे स्लोप की, दूसरी बात करोगे एरिया की। दो ही चीज़ों पर पूरा ग्राफ वाला जो टॉपिक होता है बेस होता है। बाकी ग्राफ की इक्वेशंस कैसे बन रही है, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है उसकी शक्ल कैसे हो ग्राफ की, मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, कैसे इक्वेशन मतलब कैसे उसकी शक्ल होगी अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। तो उसके लिए आपको जाकर पहले पढ़ना पड़ेगा। बेसिक मैथ का आप सर्च करना ग्राफ हो तो वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे ग्राफ वाले। ठीक है। स्लोप का मतलब कि जिनके बीच हमने ग्राफ खींचा आप उनको डिवाइड करोगे। स्लोप मतलब होता है हिंदी में टेन थीटा, और एरिया मतलब तो ये होता है टेन थीटा, मतलब कि आपको जिनके बीच हमने ग्राफ खींचा उनको डिवाइड करना है, और एरिया मतलब आप उनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे हमारे पास देखो ये जो ग्राफ है ना, इसमें एक एक्सिस हमारे पास एक्स है, मतलब कि कोई पोजीशन एक्सिस और टाइम एक्सिस है। या तो आप इनको डिवाइड करो या तो आप इनको मल्टीप्लाई करो। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप देखो dx और ये मान लो एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, एक छोटे से टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम पर टेन थीटा जो बनेगा हमारा dx/dt ये बन जाएगा। ठीक है, dx/dt। अब dx/dt अगर कुछ होता है जो आपकी नॉलेज में है तो आप उसको बराबर कर दो कि इस ग्राफ पे टेन थीटा इसके बराबर होगा, अगर आपकी नॉलेज में है तो, और नहीं फिर आप कुछ भी नहीं कह पाओगे। ठीक है। हमें इस चीज़ का पहले से आइडिया कि जो dx/dt होता है इसको कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको कहा जाएगा वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है। तो dx/dt सिंपल वी होता है, तुम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो टेन थीटा वो सिंपल किसके बराबर होगा, वी के। अब इसका क्षेत्रफल एरिया मतलब कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, 100t को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर अगर कुछ है, कुछ दे रहा आपको जो आपको पहले से पता है, तो आप कहना कि इस ग्राफ का एरिया इस चीज़ के बराबर है, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर निकल के आएगी। अब एक समझाते हैं कि लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर इंटू सेकेंड। अब मीटर इंटू सेकेंड तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। तो इस ग्राफ का जो टेन थीटा वो तो आपको वेलोसिटी देगा, लेकिन एरिया यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगा। दूसरा हमारे पास जैसे मान लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ में क्या है कि आप इसमें फिर से चेक करो कि इसका जो टेन थीटा है और इसका जो एरिया है क्या देगा आपको। ठीक है, ये जैसे हमने मान लिया dv है और ये dt। सबसे पहले चेक करना है टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, dv और dt।
फिर से आपको अपने माइंड में इस चीज़ को इनपुट देना है कि भाई डी वी अपॉन डी टी कुछ होता है क्या, या पहले हमने इसको कहीं देखा है क्या। तो आपने इसको देखा होगा कि एक्सलेशन जो होता है वो डी वी अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे कह देना कि भाई टेन थीटा जो वी टी ग्राफ का होता है वो किसके बराबर होगा, एक्सलेशन के। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल भी आप देखो, एरिया। तो एरिया मतलब क्या, आप इनको मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी क्या है, अब इसको आप यूनिट के हिसाब से चेक कर लो। वी मतलब मीटर पर सेकेंड, और टी मतलब सेकेंड। सेकेंड सेकेंड खत्म, क्या बचा, मीटर। तो अब यहाँ पर एक मीटर मतलब पाथ की लेंथ दे रहा, या तो ये दूरी होगी, विस्थापन होगा, या तो पोजीशन होगा। तो आज के टाइम में कह सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी शब्द यूज़ करें, वेलोसिटी शब्द यूज़ करने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाएगा इसको। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं इस चीज़ को, वी टी ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, बेसिक आइडिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, इससे हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट होगा, या तो इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो जल्दी से। अब तीसरा, जैसे हमारे पास मान लो कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, एक्सीलरेशन टाइम। अब इस ग्राफ का टेन थीटा क्या देगा और इसका क्षेत्रफल क्या देगा। तो आप सबसे पहले टेन थीटा चेक करो, एक्सीलरेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस है ना। तो स्लोप या टेन थीटा ये बनेगा हमारे पास एक्सीलरेशन अपॉन टाइम। अब एक्सीलरेशन अपॉन टाइम जैसा कुछ तो होता नहीं, वैसे इसको जर्क कहा जाता है, कि मतलब जो एक्सीलरेशन को मतलब जो है ना टाइम के साथ चेंज करना, तो उसको हम लोग कहते हैं जर्क। तो वैसे इस चीज़ का मेंशन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो इसका टेन थीटा कुछ भी आपको नहीं देगा, आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल चेक कर लो, एरिया। एरिया मतलब एक्सीलरेशन और टाइम का गुणा। ठीक है, एक्सीलरेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको चेक करो क्या है ये। ए मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी मतलब क्या बना, सेकेंड। इसको ख़त्म कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो मीटर पर सेकेंड मतलब एक वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख लेना कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी देगा, या फिर वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, या अंडर एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, आप इसको ऐसे लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ आते हैं जिनके बारे में किताब में बहुत ही कम दिया होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये वेलोसिटी और यहाँ पर एक ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका टेन थीटा और इसका क्षेत्रफल क्या देगा, इसको चेक करो। देखो, सबसे पहले आप इसका स्लोप चेक करो, टेन थीटा ये डी वी और इसको डी एक्स। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, डी वी और डी एक्स। और आप एक काम करो, डी टी से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं, आप इसमें थोड़ा सा कर लो कलाकारी। आप इसको डी वी और डी टी एक्स डी टी से मल्टीप्लाई करो, डी टी से डिवाइड कर लो, है ना। तो ये डी टी डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, और ये जो डी टी है ना, इसको डी वी अपॉन डी टी लिख लेते हैं, डी वी अपॉन डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स ये वन अपॉन वी होगा, और डी वी अपॉन डी टी ए होता है ना। तो इसका जो टेन थीटा है वो आपको देगा एक्सीलरेशन और बाई में वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन बाई में वेलोसिटी। अब इसका एरिया चेक करो, एरिया क्या देगा आपको। देखो, इस चीज़ हमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या है, ए अपॉन बी। ठीक है, अब आप इसको किसी स्टैंड के लिए लिखना चाहो तो आप इसको डी वी और डी डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन वी।
एरिया मतलब कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे तो कुछ बन नहीं पाएगा इसमें। v इंटू डी वी इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना कि टेन थीटा एक्सलेशन अपॉन वेलोसिटी बराबर होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये वेग का स्क्वायर दे दिया और ये पोजीशन है, अब इसका टेन थीटा क्या देगा तो आप चेक कर लो। ये हमारे पास देखो ये डी वी स्क्वायर और ये डी एक्स, तो किसी स्टैंड पे अगर हम चेक करें तो ये डी वी स्क्वायर ओवर डी डी एक्स। ठीक है, और आप फिर से क्या करो, यहाँ पे डी डी टी से गुणा करो और डी डी टी से डिवाइड कर लो, तो टेन थीटा डी वी स्क्वायर ओवर डी डी टी इंटू डी एक्स ओवर डी डी टी। अब आप ये बताइए कि डी वी स्क्वायर बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर बन जाएगा टू वी इंटू एक्सलेशन, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स, ये वन अपॉन वी हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फिंगर टिप पे रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेग स्क्वायर और विस्थापन का ग्राफ है तो यहाँ पर टेन थीटा किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन के। अगली पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन में दिखती है जेई में और नीट में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक्सिस है एक्सलेशन और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ठीक है, इसका टेन थीटा चेक करो आप, इसका टेन थीटा क्या देगा बताओ, डी ए ओवर डी डी एक्स। ठीक है, टेन थीटा किसी क्षण पर जो एक्सलेशन होगा वो डी ए ओवर डी डी एक्स। ठीक है, अगर ये टेन थीटा हमारे पास लार्ज होगा तो आप इसको ए बाई एक्स भी लिख सकते हैं। आप इसको ए बाई एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनको इक्वेट कर लो, तो ए बाई एक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं डी डी ए ओवर डी डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें आप इसको देखो, डी टी से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड और डी टी से डिवाइड कर लोगे तो डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स भी हो जाएगा, है ना। एक मिनट, हम इसको डी ए ओवर डी डी एक्स ए बाई एक्स, तो आप इसको डी ए ओवर डी डी एक्स और एक्सलेशन को आप क्या लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी डी टी और इंटू एक्स। ठीक है, और इसमें क्या करें कि हम डी एक्स से गुणा कर लेते हैं, डी एक्स से भाग दे देते हैं, तो डी ए ओवर डी डी एक्स, राइट हैंड साइड देखो डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी ओवर डी डी एक्स, और एक हमारे पास बचेगा डी डी एक्स ओवर डी डी टी। ठीक है, और इंटू वन बाई एक्स ये बचेगा, तो ये डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा और ये डी एक्स दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। लेफ्ट हैंड साइड एक्स को हम ले जाएंगे तो एक्स इंटू डी ए, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा, वी इंटू डी वी, और आप इसको इंटीग्रेट कर लो, एक्स इंटू डी ए या डी ए इंटू एक्स, ये तो इसका एरिया हो गया। सिंपल जो हमारे पास ये चीज़ है ना, इसको इंटीग्रेट करने पर ये क्षेत्रफल हो जाएगा एक तरह से, तो इसको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा एरिया, और इनिशियल जो वेलोसिटी हमने मान लिया वी, यू है इसका फाइनल वेलोसिटी वी, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू लिमिट यू टू वी, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओ, या सिंपल आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ठीक है,
एरिया किसका, जो हमारे पास एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होगा उसका एरिया। तो बेसिक जो नॉलेज है कि ग्राफ में फिजिक्स के रिगार्डिंग ग्राफ कैसे मतलब पूछे जाते हैं, वी टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, वी एक्स, ए एक्स, वी स्क्वायर एक्स, ऐसे करके मतलब इनसे ही मतलब क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ग्राफ की कोई लिमिटेशन नहीं होती, ग्राफ के लिए भी 2 पैरामीटर के बीच हम खींच सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक से जाकर कवर करना है तो आप सबसे पहले जाइएगा बेसिक मैथ में, ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप ग्राफ पढ़ करके जब आप पाओगे ना तो आपको यहाँ पे चीज़ें 110% क्लियर होंगी। नहीं केवल आप रट के बैठ जाओगे कि वीटी ग्राफ है तो उसका स्लोप एक्सलेशन देगा। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम देने के, बताओ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, या दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया एक्स इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर। तुमसे पूछे इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, इनकी शक्ल कैसे होगी। तो कोई लिमिटेशन नहीं है ग्राफ की, कितना भी क्वेश्चन कहीं से भी आप एक बार सीख गए तो क्वेश्चन कहीं से भी आप खुद बना सकते हो। लेकिन ये कुछ फार्मूले हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, नहीं तो आप फिर क्या करोगे ना, समझ नहीं पाओगे इसमें करना क्या है, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी फिजिक्स में ग्राफ में क्वेश्चन बनने के, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ग्राफ वाले क्वेश्चन वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, बेसिक बातें हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें ग्राफ के माध्यम से जो चीज़ हमने सीखी, इसमें बेसिक बातें सीखी कि हमें ग्राफ में हमेशा 2 चीज़ें माइंड में रख करके ग्राफ को रेट करना होता है। पहला स्लोप, दूसरा होता है उसका एरिया, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, एरिया क्या देगा, वो सब पहले से आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ हमने पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, एक्सलेशन टाइम पढ़ा, एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमने पढ़ा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ा। तो इतनी ही पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पर इस चैप्टर में बनती है। बाकी ग्राफ की जो कहानी है वो पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में आती रहती है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे पास कोई वेग और समय ग्राफ दिया है, और इस वेग समय ग्राफ की हेल्प से हमें पहले तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ खींचना है और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है, ठीक है। कैसे खींचा जाएगा, देखो ग्राफ के माध्यम से ग्राफ अगर खींच पा रहे हैं तो वो अभी जैसे हमने इसको अलग पढ़ा, इसको अलग पढ़ा, इसको अलग पढ़ा, वो चीज़ एक बेसिक से हो गई, ठीक है। और ये पूरा कंबाइंड एक कॉन्सेप्ट इसमें 2-3 आ गए कि जैसे यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी टाइम जीरो पर, फिर क्या कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है। तो एक साथ यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं कि एक बार वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहना, फिर वेलोसिटी घटना, 3 चीज़ें एक साथ हो रही है। तो अब इस ग्राफ का सबसे पहला पॉइंट कि इस ग्राफ का एरिया क्या देगा और इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। तो पहला हमारे पास एक्सलेशन टाइम, सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले हमें एक्सलेशन टाइम ग्राफ इस दिए हुए ग्राफ के द्वारा फाइंड आउट करना है। तो जो बच्चे बहुत बेसिक से जाके इसको पढ़ना चाहते हैं वो काइनेमेटिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसमें जाके देख लेना कि उसमें इस ग्राफ का टेन थीटा कैसे फाइंड आउट किया था कि इसका टेन थीटा एक्सलेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है हमारे पास कांस्टेंट और 90 से कम है, यहाँ पर क्या स्लोप 0 है, और यहाँ पर देखा जाए तो स्लोप कैसा हमारे पास थीटा 90 डिग्री ज़्यादा है, और इधर भी स्लोप कैसा है, ये वाला स्लोप भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये समय 0 और यहाँ तक का जो समय है इसको मान लिया जाए t1 है, ये समय t2 है और ये समय t3 है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एक साथ, तो उन 3 को अलग अलग पढ़ना है। पहला हमारे पास केस होगा 0 से t1 टाइम, समय t बराबर 0 से t इक्वल टू t1, ठीक है, 0 से t1 टाइम तक थीटा 90 डिग्री से कम है तथा ये कैसा है, नियत है, 90 से कम और नियत है। तो टेन थीटा कैसा बनेगा, टेन थीटा रहेगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब इस ग्राफ का टेन थीटा क्या बताता है, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कैसे रहेगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। फिर अगला होगा हमारे पास समय t1 से
T2। यहाँ पर थीटा कितना है 0 और tan 0 कितना होगा 0, एक्सीलरेशन कितना होगा 0, वेलोसिटी कैसे होगी नियत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप T1 से T2 से T3, तो समय यहाँ पे T2 से T3 चला जाए तो T2 से T3 भी कैसा हमारे पास थीटा कांस्टेंट और साथ में कैसा है नेगेटिव टेन थीटा। टेन थीटा कैसा रहेगा यहाँ पे नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री से अधिक है और साथ में कैसा ये नियत है। तो हम यहाँ पे कहेंगे टेन थीटा नेगेटिव होगा एंड नियत होगा। अब इस डाटा को माइंड में रखकर तुम्हें ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। समय 0 से T1 टाइम तक आप देखो तो एक्सीलरेशन कैसा है कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा। T1 टाइम तक, T1 से T2 टाइम तक एक्सीलरेशन 0 है और फिर T2 से जो समय T3 है यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप ऐसे चलोगे। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ खींचने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं सहना है। माइंड में रखना कि इस ग्राफ का जो वेलोसिटी जो दी जा रही है वो वेलोसिटी आई कैसे होगी पोजीशन टाइम ग्राफ से। इस ग्राफ का टेन थीटा एक्सीलरेशन दे रहा है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास है एक्सटी ग्राफ, इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे एक्सटी ग्राफ में क्या करना है कि आपको देखना है कि समय के साथ पोजीशन लगातार बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, पोजीशन लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब इस ग्राफ का टेन थीटा एक्सीलरेशन दिया, लेकिन पोजीशन और टाइम ग्राफ का टेन थीटा वेलोसिटी देगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा बढ़ता हुआ दिखाना मतलब कि ग्राफ आपको कुछ ऐसे बनाना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये थीटा लगातार क्या इसका बढ़ रहा। अभी थीटा 0 से T1 टाइम तक लगातार बढ़ता जाएगा, फिर इसके बाद थीटा कैसा रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी ये। ठीक है, इसके बाद फिर क्या यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, तो घटने का मतलब कि यहाँ पे इसका टेन थीटा में घटता हुआ दिखाना है। तो टेन थीटा घटता हुआ दिखाने मतलब कि आप ऐसे चलोगे और फिर लगभग जो है ना ये पैरेलल हो जाएगा इस टाइम एक्सिस के। तो ये समय T1 है, ये समय हमारा T2 और यहाँ पर कहीं लगभग होगा T3 ऐसे। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। तो ग्राफ से हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं उसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर हमने दिखा दिया। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, क्वेश्चन कोई लिमिटेशन नहीं, बस आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, आप कहीं से भी गूगल सर्च कर लो, आपके पास कोई किताब है उसमें आप देख लो, ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको नोट करिए, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन चाहे तो हम इस पर 50 क्वेश्चन बना सकते हैं यहीं पर खड़े खड़े। अब उतना समय है नहीं, तो आप फाइनली क्या है ना कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे ग्राफ को रीड करना है, एक क्वेश्चन हमने समझ लिया, आपको एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन से हमें ग्राफ खींचना है, वो भी कल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आपको दिया जाए कि हमारे पास कोई वेग और समय ग्राफ का एक इक्वेशन है, v इक्वल टू दे दिया हमें 2 - 40 ये दे दिया, और हमसे पूछा कि vt ग्राफ खींचे। ठीक है, vt ग्राफ खींचे, वेग और समय ग्राफ की इक्वेशन दी और इससे हमें क्या खींचना है, vt ग्राफ खींचना है। और एक क्वेश्चन इसमें वो लिख लेते हैं xt ग्राफ, और एक और इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग at। ठीक है, तो आप सबसे पहले ग्राफ की जो इक्वेशन दी, आप उस इक्वेशन को पहले जो आप पढ़ के बैठे हैं ग्राफ की बेसिक मैथ वाली इक्वेशन, उनसे आप मैच करो। ठीक है, अब इसकी शक्ल किससे मैच हो रही है वो आप अगर समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन कर पाओगे, वो करना भी नहीं होता। अगर आपको ये पता है कि इसकी इक्वेशन बेसिक मैथ के ग्राफ की इक्वेशन से किससे मैच हो रही है, तो आप उसका माइंड में पहले से फिगर बना के बैठे हो, तो आप क्या करना, चार में से का ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ। और नहीं पता है तो फाइनली आप फिर इसको कर भी नहीं पाओगे, कोई तरीका भी नहीं अलग।
तो बेसिक मैथ का जो ग्राफ वाला पोर्शन है, कैसे हम लोग इक्वेशन शकल मैच करवाते हैं, दी हुई इक्वेशन को हम अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन पढ़ के बैठे उससे कैसे मैच करवाते हैं शकल, उसको भी सीखना है आपको। तो बेसिक मैथ का ग्राफ वाला टॉपिक कवर कर लेना आप। इसकी शकल जो मैच हो रही है, v इक्वल टू 2 माइनस 4t की शकल y बराबर c माइनस एम एक्स, इससे मैच हो रही है। c की जगह पर 2 है और m की जगह पर 4 है, x की जगह पर t है। तो y इक्वल टू c माइनस एम एक्स या माइनस एम एक्स प्लस c का जो ग्राफ होता है, ये मान लो वेलोसिटी एक्सिस है और यहाँ पे टाइम एक्सिस है। तो इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या इंटरसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। और टेन थीटा हमारे पास नेगेटिव, तो ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। जो एंगल होगा हम टाइम एक्सिस से मेजर करते हैं इसे, ये टोटल एंगल हमारे पास थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें इंटरसेप्ट आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। इंटरसेप्ट कितना होगा हमारे पास, 2 होगा ये, ठीक है। अब एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, एक्सलेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो आप इस v को पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो डी वी अपॉन डी टी क्या निकल के आएगा हमारे पास, एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कितना आएगा डी वी अपॉन डी टी में, डी डी टी, और v का फंक्शन कितना है 2 माइनस 4t। अब 2 का कितना हो जाएगा 0, और माइनस 4t में t का 1 होगा तो फाइनली कितना बन जाएगा माइनस का 4। अब ये एक्सलेशन टाइम डिपेंडेंट है नहीं, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ये समय के साथ चेंज हो नहीं रहा, तो यहाँ पर एक्सलेशन एक्सिस मान लो और ये टाइम एक्सिस है, तो ऐसे जो है ना ये स्ट्रेट लाइन। अगला हमारे पास क्या है, पोजीशन टाइम। ये हमने थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, और ये थर्ड का था। सेकंड के लिए पहले इस वी को एक्स में कन्वर्ट करो, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। v इक्वल टू है हमारे पास 2 माइनस 4t, इस v को हम क्या लिख सकते हैं, dx और dt। तो ये बनेगा 2 माइनस 4t, तो dx बराबर बनेगा 2 माइनस 4t इंटू डी टी, और इसका क्या किया जाए, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन x लिख लेते हैं। 2 का हमारे पास क्या बन जाएगा 2t, और माइनस 4t में t को इंटीग्रेट करने पर बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो x का फंक्शन आएगा यहाँ से 2t माइनस 2t स्क्वायर, ये फंक्शन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन जो हम पहले से पढ़ के बैठे हैं, उस शकल किससे मैच करवाने पर इसका जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ की शकल ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मान लो टाइम एक्सिस है, इसकी शकल कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो x होगा ना, इस टी टाइम पर x का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि किस टाइम पर x का वैल्यू सबसे अधिक आएगा, तो आप लिखो dx ओवर dt और बराबर कर लो आप इसको 0 फॉर x टू बी मैक्सिमम। x मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना है। तो 0 करके देखो x का फंक्शन कितना हमारे पास, डी डी टी, ये है 2t माइनस 2t स्क्वायर। तो अब 2t में 2 तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लो, t का कितना हो जाएगा 1, और फाइनली कितना हो जाएगा ये 4t, ठीक है। माइनस 4t लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो यहाँ से बन जाएगा 4t बराबर 2, तो t बराबर बन जाएगा हमारे पास देखो 1/2 सेकेंड। इस 1/2 सेकेंड पर x का वैल्यू क्या बनेगा, मैक्सिमम। और यहाँ पर जो x होगा ना, x का वैल्यू क्या बनेगा, मैक्सिमम। आपको ये चेक करना है कि x का वैल्यू कब कब 0 है, तो ये भी चेक कर लो। x 0 होगा जब समय क्या होगा 0। अगली बार x 0 कब होगा, आप यहाँ पे देखो t का मान रखो, तो t यहाँ पर हम कितना रखें देखो, चलो चलो यहाँ पे देख लो 0, x 0 दोबारा कब होगा, तो हम लिखेंगे इसको 2t माइनस 2t स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर बराबर 2t, एक t से t फिनिश कर लो, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड। मतलब कि 0 से 1/2 सेकेंड तक पोजीशन बढ़ेगी,
और फिर अगले 1/2 सेकेंड में पोजीशन इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ होता है पैराबोला। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना तो आप 2D मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज का नाम लिया था y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आप इससे मैच करो, देखो y की जगह पर x लिख लो और t की जगह पर x है, t स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर है। इस इक्वेशन का भी जो ग्राफ बनता है, ट्रेजेक्टरी बनती है, उसकी शक्ल भी बिल्कुल सिमिलर होती है इसके। यहाँ पर y लिखा जाता है और यहाँ पे x। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होता है y में x, इसको हमने कहा था अधिकतम ऊंचाई है, और उसका वैल्यू कितना था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये पूरा छापो जल्दी से आप। चलिए, कुछ नीट पे जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे चुटकुले टाइप, उनको भी आप देख लो। अब नीट में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ये यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे देखो ये मान लो समय है t1, ये समय t2। अब इसका स्टेटमेंट दिया होगा, देखो दो तरीके से हम चीज़ों को समझ चुके ग्राफ कैसे खींचा जाता है। पहला तो ग्राफ के द्वारा ग्राफ खींचना, दूसरा इक्वेशन पहले से दी है उसका ग्राफ खींचना, तीसरा कोई स्टेटमेंट दिया हो। जैसे पहले आपको स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बना दे रहे हैं, आप इस फिगर को समझते जाना। जैसे मान लो किसी कण का ये इनिशियल पॉइंट है जो कि है x इक्वल टू 0 पे, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0, और इस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा लग रहा, समय मान लो इस पे लग रहा समय t1 टाइम तक, या समय यहाँ पे नहीं दिया, अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कुछ टाइम तक बॉडी एक्सेलेट होती है, फिर उसके बाद ये जस्ट उसके बाद जो है ना, जैसे कोई समय यहाँ पर मान लिया जाए, इसके ठीक तुरंत बाद जो है ना ये रिटार्ड होना शुरू हो जाती है, ये रिटार्ड होना स्टार्ट कर देती है। जैसे यहाँ पे 0 से चलना स्टार्ट किया तो अल्फा इस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अब यहाँ पर एक रिटार्डेशन है बीटा, और अंतिम में यहाँ पर आकर के ये रुक जाती है, अंतिम में इसका वेग 0 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक का रिटार्डेशन है। अब जो ये तो बिल्कुल तय है कि अगर जितना एक्सेलरेशन उतना ही रिटार्डेशन है, तो जितने टाइम तक बॉडी एक्सेलेट होगी उतने टाइम में वो रिटार्ड भी हो जाएगी। मतलब कि जितना उसने 0 से स्टार्ट करके अधिकतम स्पीड अचीव की है ना, उसको दोबारा ख़त्म होने में उतना ही टाइम तब लगता है जब रिटार्डेशन भी उतना ही हो। रिटार्डेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ से यहाँ तक का समय कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक का समय कुछ और होगा। अगर ये कहा जाए कुल समय यहाँ से यहाँ तक का टी है, कैपिटल टी है स्मॉल टी जो भी माना जाए, और दूरी यहाँ पर चलती है बॉडी टोटल एस है। अब इस दिए हुए स्टेटमेंट का हमें सबसे पहले खींचना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो समय 0 पर वेग कितना 0 है, उस समय के साथ यहाँ पे वेग इसका लगातार बढ़ता जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे समय t इक्वल टू t1 है और यहाँ पे समय इसका t इक्वल टू t2 है। तो समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ते 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 ऐसे बढ़ेगी, और फाइनली इसके बाद क्या है कि इसमें तुरंत बाद मतलब कि विद इन सेकेंड, जैसे मतलब कि तुरंत ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया इसने, तो अब इसका अंतिम वेग फाइनली ऐसे कुछ करके यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वेग समय ग्राफ हमने खींचा, ये समय 0 है, ये समय मान लो t1 है, समय t2 है। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि v मैक्स कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे t1 टाइम तक ये एक्सलेट होती है और t2 टाइम तक रिटार्ड होती है, तो इसमें पूछा जाए कि यहाँ पर इसको जो v मैक्स अचीव हुई है उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखो इसका जो टेन थीटा है, ये मान लो θ1 है, और यहाँ पर इस साइड इसका θ2 है, तो टेन θ1 कितना होगा हमारे पास, बोलो अल्फा के बराबर, और टेन θ2 क्या होगा बीटा। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको रिटार्डेशन कह दिया बीटा को। तो अब यहाँ पे टेन अल्फा, टेन θ1, टेन θ2 बीटा बन गया। वी मैक्स कैसे ज्ञात किया जाए, तुम जानते हैं कि वी मैक्स अंतिम
और प्रारंभिक इसके पास कितना है 0 प्लस अल्फा इंटू T1। ठीक है, तो अब जैसे ये कहा जाए कि जो समय यहाँ से यहाँ तक का कुल समय, ये कुल समय यहाँ पे T इक्वल टू कैपिटल T, ये ऐसा मान लिया जाए, क्वेश्चन में चीज़ दी हुई है ऐसा मान लेते हैं। तो अब ये बताओ कि T1 कितना आएगा यहाँ से, V मैक्स बाई कितना अल्फा। ऐसे आप T2 फाइंड आउट करते हैं तो T2 हमारा बनता V मैक्स बाई बीटा। ठीक है, इनिशियल, ये इनिशियल हो गया, फाइनल यहाँ पर इसके पास V मैक्स। ठीक है, 0 से V मैक्स से 0, इनिशियल फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल हो जाएगा। तो अब इनको ऐड करने पर T1 प्लस T2 कैपिटल T के बराबर मिल जाएगा, T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल T। तो T1 हमारे पास कितना, देखो यहाँ से अब इसमें देखो T1 है कितना V मैक्स बाई अल्फा, और T2 कितना V मैक्स बाई बीटा बराबर किसके, कैपिटल T के, है ना। अब B मैक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर किसके, कैपिटल T के। तो V मैक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर कैपिटल T। तो V मैक्स कितना आ गया यहाँ से T इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसमें V मैक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें कुल विस्थापन कितना होगा, औसत वेग कितना होगा। तो औसत वेग का मतलब क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब कुल विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है हमारे पास, ये पूरा क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन देगा। तो कुल विस्थापन बनेगा हमारे पास हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट कितना वहाँ पे देखो V मैक्स, और बेस कितना है कैपिटल T। ठीक है, अब V मैक्स मान लो हमको नहीं दिया तो V मैक्स का डाटा आप यहाँ पर रख लो। तो कुल विस्थापन आ जाएगा हाफ V मैक्स मतलब अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा और इंटू T है ये, और पहले से यहाँ पे T पहले से बैठा था तो ये T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो विस्थापन हो गया। अब औसत वेग कैसे ज्ञात किया जाए, तो औसत वेग का फार्मूला अप्लाई कर लो, क्या बनेगा बोलो, ये कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो समय से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर एक T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, ये अल्फा इंटू बीटा बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक कैपिटल T बचेगा। अब सोचो कि ये जो हमारे पास V मैक्स है उसका वैल्यू T अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा है, और औसत वेग का अल्फा बीटा इंटू T बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा है। आपसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है कि V मैक्स ओवर V एवरेज, इसका रेशियो कितना होगा। तो आप यहाँ से देखो V मैक्स हमारे पास कितना है, T अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, और औसत वेग हमारे पास कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू T 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो T अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, बाई का 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो V मैक्स ओवर V एवरेज ये बन जाएगा हमारे पास 2:1। अब इसका उल्टा पूछ लेगा तो 1/2 हो जाएगा ये। अगर मान लो हमसे V एवरेज ओवर V मैक्स पूछ लिया जाए तो इसका आंसर बन जाएगा 1:2। तो क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में आप सोचो कितना क्वेश्चन पूछ सकता है। V मैक्स कितना होगा पहला क्वेश्चन, और औसत वेग कितना होगा, तो उसके लिए आपको कुल विस्थापन भी कैलकुलेट करना होगा। अब आप इसको चाहो तो इक्वेशन आप मोशन की हेल्प से कर सकते थे, लेकिन ग्राफ की हेल्प से करने में देखो कितना आसान था ये। ग्राफ में कहीं पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, आपने केवल इसका एरिया फाइंड आउट किया, नहीं फिर आप क्या करते, इसको अलग निकालते, इसको अलग निकालते, फिर आप इनको ऐड करते, तब जाके कुल विस्थापन निकल गया था। ठीक है, इसको छापो जल्दी से, फिर हम लोग कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। चलिए, ये दो बेसिक से न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन है, एक हाई स्पीड जेट है जो कि स्टार्ट होता है रेस्ट से, मतलब इसके पास प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, और इस पर एक एक्सलेशन लग रहा है जिसका फिगर के थ्रू मतलब रिप्रेजेंट किया गया है। हमसे पूछा डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर इट ट्रेवल्ड 50 मीटर, मतलब कि जब ये 50 मीटर ट्रेवल कर जाएगा तब इसकी रफ्तार कितनी है। अब आप देखो समय के साथ एक्स बढ़ने पर एक्सलेशन घट रहा, और एक्सलेशन घटने का मतलब कि वेलोसिटी घटने की वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कम हो रही है। एक्सलेशन घटने का मतलब कि वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने की दर क्या है, वहाँ पे कम हो रही है।
अब एक लाइन कैलकुलेशन हम जानते हैं कि इस AX ग्राफ का एरिया हमें कुछ ना कुछ बताता है। क्या बताता है? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, एरिया अंडर AX ग्राफ। ठीक है, इसी पर भी C भी न्यूमेरिकल है। तो बताओ कि यू कितना हमारे पास 0 है। V स्क्वायर मतलब कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया। कितना होगा एरिया इसका? देखो ये एरिया कितना होगा इसका, ट्रायंगल दिख रहा, क्या बनेगा ये? हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट कितना? 50 और बेस कितना? 50। कितना आ जाएगा देखो, ये 50 का स्क्वायर रूट मतलब V आएगा हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ लिख दे रहे हैं। फाइनली यहाँ से V स्क्वायर बराबर आएगा 50 का स्क्वायर मतलब V बराबर आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो अगर ये, लेकिन लगे हाथ इसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ये भी, बस क्या करना है इसमें आपको एरिया देखना है। ठीक है, जैसे साइडेड पार्ट है A1 है, साइडेड पार्ट A2 है, और ये वाला जो पार्ट है A3 है। तो इसके लिए क्या करना, फार्मूला अप्लाई करना, V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ठीक है, इसमें एरिया तुम्हें टोटल एरिया जो लिखना है दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। अब A1 कितना है, ये क्या दिख रहा है हमारे पास? रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितना है? 0.4, और ये साइड कितना? 0.4 प्लस ये क्या है? ट्रेपेजियम। इसका एरिया होता है हाफ हाइट इंटू हाइट, कितना होगा? 0.4 और इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड और ये साइड क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों साइड का योग करना होता है, ये ट्रेपेजियम कहलाता है। 0.2 प्लस 0.4 और प्लस A3 कितना आएगा? ये वाला पार्ट कितना बनना है देखो, 1.4 माइनस 0.8 कितना बन जाएगा? 0.6। ठीक है, 0.6 और इंटू 0.2। आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा ये देखो, क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें? 0.4 0.4 0.16। ठीक है, हाइट इंटू बेस, और यहाँ पर बनेगा 0.2 और ये हमारे पास कितना होगा? 0.6 प्लस 0.2 0.6 मतलब कि हमारे पास बन जाएगा 0.12। इसको भी यहाँ से हम लिख लेते हैं 0.12। ठीक, इसको ख़त्म करेंगे 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर 0.12। तो एरिया कितना हो गया यहाँ देखो, 0.16 प्लस 0.12 0.12 कितना हो जाएगी? 2 2 4 6 10 3 1 4 0.40 ये आ जाएगा। अब V स्क्वायर बराबर आएगा U स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया। U स्क्वायर कितना हमारे पास है? U कितना है? 0.8, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया कितना? 0.40 है ना, तो कितना होगा? 0.64 प्लस 0.80 है ना। तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा ये? 4 और 8 से 14 मतलब कि 1.44 ये आ जाएगा। बट ये भी V स्क्वायर, हमें फाइंड आउट क्या करना है? V। तो V देखो कितना आएगा, V स्क्वायर हमारे पास है 1.44, तो V आ जाएगा अंडर रूट 1.44। अब नीट वाले बच्चे इसमें थोड़ा फंस सकते हैं कि अब इसका एग्जैक्ट रूट कितना आएगा, तो आप इसको 144 लिख लो और 10 की पावर -2 बाहर मल्टीप्लाई कर लो, है ना। बाहर मतलब रूट के भीतर ही 144 10 की पावर -2। अब 144 दिखा तो आपको 12 याद आ गया होगा, और 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगा 10 की पावर -1 के साथ, तो V आएगा हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो अब सोचिए कि इसमें केवल ट्रिक आजमानी थी। अब ऐसा इसमें आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करो तो फाइनली फंस जाओगे, काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन ये, और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, बट फिर भी इनको एक छोटे से ट्रिक के थ्रू आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो काइनेमेटिक्स के बाकी के जो न्यूमेरिकल आप एक बार ट्राई करना, सारे कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हमने कवर कर लिए हैं। बाकी इसमें कुछ और
पर्टिकुलर ग्राफ पर ही न्यूमेरिकल हम अलग से कम आधे घंटे के क्लेचर और बना देंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और लेक्चर्स आप प्रॉपर तरीके से काइनेमेटिक्स वाला कवर कर लेना। इसके बाद हम